नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करते हैं कारगिल मिस्ट्री के ऑनलाइन पोर्टल पे। तो चलिए शुरू करेंगे आज एसआई सीरीज नंबर 24, जो कि एसआई इंटरव्यूज में आरपीएससी के द्वारा पूछे गए सभी क्वेश्चंस की चर्चा अपनी इस वीडियोस में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और मैं आपको बता दूं, सभी क्वेश्चंस ऑथेंटिक हैं और मेंबर के द्वारा कैंडिडेट से पूछे गए क्वेश्चन ही मैं आपसे डिस्कस करता हूं इस वीडियोस में। तो यहाँ पे अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे, जो कि मेंबर के द्वारा कैंडिडेट से पूछा गया है। यानी जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का वह जिला जो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला है। तो यहाँ पे इसके आंसर की अपन बात करेंगे, जो कि यहाँ पे कैंडिडेट के द्वारा दिया गया है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिले की अगर बात करें तो यहाँ पे डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान का सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला है, जिसमें 1000 पे यहाँ पे 994 यहाँ पे लिंगानुपात है। यहाँ पे काफी अच्छा राजस्थान का अपन कह सकते हैं लिंगानुपात यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करेंगे, जो कि मेंबर के द्वारा यह पूछा जाता है, राजस्थान सरकार के द्वारा हाल ही में शुरू की गई इंदिरा रसोई योजना की थीम क्या है। यानी हाल ही में जो आपने सुना होगा मिड डे मील जो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स में चलते हैं, तो उसको यहाँ पे अभी हाल ही में उसका नाम परिवर्तन करके इंदिरा रसोई योजना इसका रखा गया है, जिसकी थीम यहाँ पे क्या है वो आपसे पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में अधिकारियों को 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना शुरू करने के यहाँ पे निर्देश दिए, जो कि सीएम ने कहा कि यह राजस्थान के नो हंगर नो स्लीप के संकल्प को यहाँ पे साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यानी इसकी थीम की अगर बात करें तो नो हंगर नो स्लीप इसका थीम है, इसका स्लोगन है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें और भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन की अपन बात करेंगे। तो इस योजना के तहत जरूरतमंद और गरीबों को 8 रुपये प्रति प्लेट के हिसाब से यहाँ पे स्वस्थ एवं पौष्टिक भोजन यहाँ पे मिलेगा, जिसमें योजना पर राज्य सरकार के प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च किए जाएंगे। अगर योजना के बारे में मैं आपसे डिटेल से डिस्कस करूं तो ये पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पे इसे इंदिरा रसोई योजना के नाम से रखा गया, जो यहाँ पे 213 शहरों में स्थानीय निकाय में 358 रसोई में चलेगी। योजना के तहत यहाँ पे 100 ग्राम दाल, उसके बाद में 100 ग्राम सब्जियां, 250 ग्राम चपाती और अचार का एक मेन्यू 4.87 करोड़ लोगों को यहाँ पे परोसा जाएगा। जबकि नोवेल कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय भी यहाँ पे निकाले जाएंगे, यानी किए जाएंगे। उसके बाद में भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर एक निगरानी के लिए यहाँ पे समिति यानी कि कमेटी बनाई जाएगी, जिसका कार्य यही रहेगा कि जो पौष्टिक भोजन है, जो स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भोजन है वो यहाँ पे दिया जा रहा है फिर नहीं दिया जा रहा, इसकी इन्वेस्टिगेशन एक कमेटी के द्वारा राज्य सरकार के निगरानी में की जाएगी। ये क्वेश्चंस यहाँ पे करंट जीके का क्वेश्चंस है, आप ऐसे क्वेश्चंस भी यहाँ पे इसको याद करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पे एक मेंबर के द्वारा यहाँ से पूछा जाता है, भारत के द्वारा पहले अंग्रेजी में लिखित यहाँ पे बुक्स का आपको नाम बताना है। यानी भारत की पहली बुक्स कौन सी है जो इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पे लिखी गई है। तो इसके आंसर की अगर अपन बात करें तो पहली जो बुक्स है यहाँ पे जो इंग्लिश में लिखी गई थी वो ट्रैवल ऑफ डेन मोहम्मद नाम करके इसका बुक्स का नाम है। ट्रैवल नरेटिव बाय द स्नेक डेन मोहम्मद, ये भी एक दूसरी बुक्स है। उसके बाद में इसका पब्लिकेशन जो है इंग्लैंड से 1994 ईस्वी में इसका किया गया था। और ये जो बुक्स है इसका जो पहला स्टेज है वो इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न नॉवल। यानी इसका जो प्रभाव है वो वेस्टर्न के जो नॉवेल्स हैं, यानी वेस्टर्न साइड में जो नॉवेल्स चलते हैं वो उसको प्रभावित करती है। यानी इसकी कल्चर, उसकी थीम्स पे ये आधारित है। ये इंग्लिश लिटरेचर्स का क्वेश्चंस है, तो इंग्लिश लिटरेचर्स वाले इसको अच्छी से समझ सकते हैं, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो महाभारत को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने वाले लेखक का नाम क्या है। यानी जो अपने महाभारत है उसको सबसे पहले अंग्रेजी लैंग्वेज में किसने ट्रांसलेट यहाँ पे किया था, उस ऑथर का आपको नाम बताना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके ऑथर की अगर हम अपन बात करें तो आप लोगों ने काफी बार सुना भी होगा उस ऑथर का नाम। उस ऑथर का नाम यहाँ पे केशरी मोहन गांगुली नाम करके उस ऑथर का नाम है, जिसने सबसे पहले महाभारत बुक्स को या फिर महाभारत को इंग्लिश लैंग्वेज में चेंज किया, यानी कि ट्रांसलेट किया था। और फर्स्ट टाइम में ये जो उपन्यास है यानी जो एपिक है
हैज एवर बीन ट्रांसलेटेड इन द एंटायरली इन यूरोपियन लैंग्वेज। और ये जो इंग्लिश लैंग्वेजेस थी जो जिसको ट्रांसलेट किया गया था वो कंप्लीटली यहाँ पे यूरोपियन लैंग्वेजेस में किया गया था, जो इंग्लिश लैंग्वेज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे कृत्रिम सैटेलाइट्स के अंदर व्यक्ति भारहीन क्यों महसूस करता है, इसका मुख्य कारण आपके हिसाब से क्या है? ये साइंस का क्वेश्चन है और आपको इसको साइंस वाले कैंडिडेट है उसको अच्छी से इसको देख लीजिएगा। मैं आपको बता दूं उसका मुख्य कारण जो होता है वो अभिकेंद्र बल होता है, जिसको आप लोग मोस्ट ऑफली सेंटर पीटल फोर्स भी कहते हैं, जो सेंटर की तरफ लगता है यानी केंद्र की तरफ लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो आधुनिक शक्तिशाली चुंबक के किससे बनाया जाता है, यानी जो आधुनिक शक्तिशाली चुंबक जो होते हैं उसमें उपयोग लेने वाला मटेरियल यानी उपयोग में लिए जाने वाला मटेरियल्स का नाम क्या है? मैं आपको बता दूं उस मटेरियल्स को शॉर्टकट में तो कहते हैं एल-नी-को, यानी कि एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट वो मेटल होता है जिसका यहाँ पे आधुनिक मैग्नेट्स बनाए जाते हैं, जिसमें मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होती है यानी कि चुंबकीय क्षमता जो होती है काफ़ी अच्छी मानी जाती है और लॉन्ग पीरियड के लिए यहाँ पे मानी जाती है। और ये जो है एक मिश्र धातु का मिश्रण होता है, जो मेटल्स होते हैं एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जब नींबू के रस को खाने के सोडे में डाला जाता है तब उसमें तेजी से उत्फलन होता है यानी उफान आता है, यानी कि उसमें काफ़ी वेपराइजेशन होता है क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस होती है। आपको उस गैस का नाम बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग मोस्ट ऑफली जो सोडा यूज़ करते हो, जो कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ करते हो, उसमें भी ऐसा देखने को आपको मोस्ट ऑफली मिल जाता है। तो यहाँ से मैं उस गैस का नाम बता देता हूँ। तो वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड से जिस कारण से वो सोडा उफान करता है, उत्प्लन करता है। जैसे अपन नींबू का रस किसी सोडा में डालते हैं, मीठी सोडा में डालते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड्स के कारण वो बाहर उफनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो मैथमेटिक्स से कौन कौन से विषय से मिलकर बना है? जो मैथमेटिक्स के कैंडिडेट हैं जिन्होंने बीएससी मैथमेटिक्स से कर रखा है उन कैंडिडेट के लिए क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। यानी मैथमेटिक्स से कौन कौन से विषय से मिलकर बना है जिसको अपन मैथमेटिक्स कहते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स की जो है कॉम्बिनेशन है डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, जिसमें मैनी सब्जेक्ट्स यहाँ पे कैलकुलेटेड किए जाते हैं। अगर मैं बेसिक सब्जेक्ट्स की बात करूँ जो मैथमेटिक्स में आते हैं तो यहाँ पे जो क्वांटिटी यानी कि नंबर सिस्टम यानी नंबर थ्योरी भी आप कह सकते हो। सेकंड सब्जेक्ट की बात करें तो स्ट्रक्चर यानी कि अलजेब्रा जिसके अंदर आता है। नेक्स्ट इसी में सब्जेक्ट्स की बात करें तो स्पेस यानी जिसे आप लोग ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो चेंज यानी मैथमेटिकल एनालिसिस जो होते हैं, जैसे लीनियर इक्वेशंस होती है, उसके बाद पॉलिनोमियल इक्वेशंस होती है, क्वाड्रेचर इक्वेशंस होती है, ये सभी जो हैं ये एक मैथमेटिक्स के टाइप्स ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो गणित क्या है अपने शब्दों में आपको बताना है। हालांकि मैथमेटिक्स तो एक बड़ा लॉन्ग सब्जेक्ट है, आप अपने मैथमेटिक्स को अपनी लैंग्वेज में अपने वर्ड्स में बताना है आपको शॉर्टकट में। मैं आपको बता दूं मैथमेटिक्स सबसे पहले एरिस्टोटल के द्वारा यहाँ पे दी गई थी, जिसे आप लोग मोस्ट ऑफली अरस्तु भी कहते हैं। और इन्होंने जो इसकी डेफिनेशन दी थी, उन्होंने बोला था द साइंस ऑफ द क्वांटिटी, साइंस एक क्वांटिटी है, एक मात्रा है जिसमें प्रिवेल्स अंटिल द 18th सेंचुरी, जो कि 18वीं शताब्दी में इसकी खोज की गई थी ये मैथमेटिक्स की, जो काफ़ी सब्जेक्ट्स में मिलके बने थी और ये साइंस का एक पार्ट ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे आफरी यानी कि AFRI अनुसंधान केंद्र राजस्थान में किस जिले में स्थित है और इसकी विशेषता क्या है? तो मैं आपको बता दूं आफरी जो है अनुसंधान केंद्र जो है मुख्यतः राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जिसका पूरा नाम शुष्क वन अनुसंधान संस्थान यानी कि एराइड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से भी इसको जानते हैं, जो मुख्यतः यहाँ पे जोधपुर में स्थित है। और ये भारतीय वानिकी अनुसंधान व शिक्षा परिषद पर्यावरण व वन मंत्रालय के तहत यहाँ पे 1985 में इसकी स्थापना की गई थी राजस्थान में। इसमें राजस्थान के जोधपुर जिले में इसकी स्थापना की गई है। यह संस्थान भारतीय वानिकी अनुसंधान व शिक्षा परिषद देहरादून के अधीनस्थ यहाँ पे भारत भर में फैले हुए 8 अनुसंधान संस्थानों में से एक माना जाता है। इस संस्थान में मुख्य उद्देश्य इसका जो है वो ये है कि राजस्थान, गुजरात राज्यों में जो दादर नागर हवेली केंद्र शासित जो प्रदेश है उसमें गर्म, शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए वानिकी क्षेत्र में ऐसे तकनीकी विकास करना यानी ऐसी खोज करना जिसमें वानस्पतिकी जो अपनी वनस्पति है क्षेत्र में बढ़े एवं जैव विविधता का संरक्षण भी कर सके। भारत का लगभग 12% भू भाग जो है शुष्क क्षेत्र जो है वो आपका राजस्थान, गुजरात,
पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये सभी भारत में 12% भूभाग यहाँ पे रखते हैं शुष्क क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो मेवाड़ भील कोर का संबंध किससे है, यानी मेवाड़ की भील कोर जो है, कॉर्प जो है, वो उसका संबंध किससे है। मैं आपको बता दूं मेवाड़ भील कॉर्प का जो संबंध जो है मोस्ट ऑफली आर्म पुलिस फोर्सेस से होता है, जो एक आर्मी टाइप्स में होती है, और ये राजस्थान पुलिस का ही एक पार्ट्स माना जाता है। और ये जो कॉर्प्स जो है वो ओरिजिनली राइज्ड बाय द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट, और ये बेसिकली जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट इंडिया जो थी, ब्रिटिश की जो इंडियन गवर्नमेंट्स थी, मिलिट्री यूनिट्स थी, उसी का एक यूनिट यहाँ पे माना जाता है। सिमिलर लाइन इन द एज द यूनिट्स, और एक यूनिट्स के रूप में इसको स्थापित किया गया, जो कि मेवाड़ बटालियन के नाम से या फिर मालवा भील कॉर्प्स के नाम से भी जानी जाती है। और ये कॉर्प्स की अगर बात करें एक रेगुलर यूनिट्स के रूप में इंडियन ब्रिटिश आर्मी 1938 से ये कंटिन्यू अपनी रनिंग में है, और पैरामिलिट्री फोर्सेस के रूप में कार्य भी कर रहे हैं राजस्थान पुलिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपके क्षेत्र में बाढ़ के आने पर आप सबसे पहले किसे सूचित करेंगे, यानी मान लीजिए आपके क्षेत्र में, आपके कार्य क्षेत्र में अगर बाढ़ आ जाए तो उस समय सबसे पहले आप किसको रिपोर्ट करेंगे और किसको इसकी सूचना देंगे। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले आप सूचित जो है वहां के स्थानीय लोगों की मदद लेंगे, और उनकी मदद की सहायता से जो भी कार्य यहाँ पे हो सकता है सहायता के लिए आप करेंगे। उसके बाद में अपने पास में जो एनडीआरएफ होता है, जो नेशनल जो डिजास्टर रेस्क्यू जो टीम होती है, उसको आप लोग इन्फॉर्म करेंगे, सूचित करेंगे, और वहाँ पे जो बाढ़ का जो क्षेत्र है वहाँ पे अपन जो भी लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे पाबू प्रकाश के रचयिता कौन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये हिंदी लिटरेचर से रिलेट करता है। तो मैं आपको बता दूं जो औषा मोड़जी जो है वो पाबू प्रकाश के रचयिता है। राजस्थान के लोक पूज्य देवता में पाबू का नाम बड़ी श्रद्धा एवं विश्वास के साथ यहाँ पे किया जाता है। केवल 24 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने अपने कर्म क्षेत्र में गोरक्षा, वाचन पालन, मान मर्यादा, संस्कृति, धर्म की रक्षा में बड़े पराक्रम से जूझते हुए अपने प्राणोत्पर यानी कि प्राणों का त्याग यहाँ पे किया था। और काफ़ी इन्होंने अपनी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है, अपना जो भागीदारी है वो गोरक्षा में, वचन पालन में और डिफरेंट प्रकार के जो भी यहाँ पे समाज सेवा होते हैं वहाँ पे उन्होंने अपना लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो भारत में विद्युत का उत्पादन कितने वोल्टेज पे किया जाता है, यानी अपने इंडिया में जो विद्युत जो उत्पादन हो रहा है उसका जो वोल्टेज है मोस्ट ऑफली कितने पे उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। मैं आपको बता दूं उसका जो भारत में जो उत्पादन है विद्युत का वो 11 केवी यानी कि 11,000 वोल्टेज पे किया जाता है। और मोस्ट ऑफली इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस भी हैं जो मैं आपको डिटेल से बता देता हूं। यहाँ पे इंडिया में जो डोमेस्टिक पर्पज में जो घरेलू यानी कि घरेलू में जो अपन वोल्टेज यूज करते हैं वो 240 स्टैंडर्ड वोल्टेज होता है। मोस्ट ऑफली अपने पास 220 ही आ पाता है। उसके बाद में 3 फेज की अगर बात करें तो 440 वोल्ट जो होता है वो 3 फेज का स्टैंडर्ड इंडिया का होता है। उसके बाद में इंडिया की फ्रीक्वेंसी जो होती है, आवृत्ति जो होती है वो 50 हर्ट्ज यहाँ पे होती है जो कि कांस्टेंट होती है। उसके बाद में थोड़ी और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ह्यूमन बॉडीज का जो अदर ह्यूमन बॉडीज होती है उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो 10⁻³ ओम होता है, यानी 1000 ओम होता है। और ह्यूमन बॉडी का जो वोल्टेज जो होता है, सहनशीलता का जो वोल्टेज होता है वो 90 वोल्टेज होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे करंट जो है, जो ह्यूमन बॉडी की सहनशीलता की जो करंट है वो 0.009 एम्पियर के लगभग यहाँ पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारत के रबड़ स्टैम्प्स अध्यक्ष के रूप में कौन जाने जाते हैं, यानी रबड़ स्टैम्प्स अध्यक्ष जो है वो किसको यहाँ पे जाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं वो जो रबड़ स्टैम्प्स अध्यक्ष जो हैं वो अपने वीवी गिरी हैं, जिनका पूरा नाम वराहगिरी वेंकट गिरी नाम से पुकारे जाते हैं। और इनका 1969 तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण इनका कार्यवाहक राष्ट्रपति ये बने थे, यानी भारत के राष्ट्रपति भी ये बने थे 1969 में जब जाकिर हुसैन की मृत्यु यहाँ पे हो गई थी। उसके बाद में इन्होंने दोनों पदों यानी कि उपाध्यक्ष और कार्यवाहक राष्ट्रपति के से भी इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि वे अगले राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक उम्मीदवार थे जहां पे उनको राष्ट्रपति बनना था। उसके बाद में मोहम्मद हदायतुल्लाह ने 1 महीने के लिए राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पे अपना कार्यभार भी संभाला, यानी जो राष्ट्रपति हैं वो ये 1969 में बने थे। जो तत्कालीन जो है राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के मृत्यु के बाद में इनको राष्ट्रपति यहाँ बनाया गया था, और ये अध्यक्ष का पद ये छोड़ के राष्ट्रपति बने थे क्योंकि इनको राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए चुना गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे यहाँ पे आ चुका है। भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति कौन हैं? मोस्ट ऑफली ये क्वेश्चंस हैं, काफ़ी एमसीक्यू क्वेश्चंस में गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं, जो रामनाथ कोविंद जो है, जो हाल ही में भारत के राष्ट्रपति हैं, वो यहाँ पे दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं। और पहले की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले जो दलित राष्ट्रपति जो थे वो KR नारायण थे। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय, अगर मैं रामनाथ कोविंद जी के बारे में थोड़ी आपको एनालिसिस दूं, कुछ इन्फॉर्मेशन दूं, तो इन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के वकील के रूप में इन्होंने कार्य किया। उन्होंने भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में भी इन्होंने अपना कार्य किया, अपना परिचय दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पास में आ जाता है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है थार मरुस्थल के रूप में यहाँ पे स्थित है राजस्थान में? तो मैं आपको बता दूं, ये थार एरिया जो है, यानी पश्चिमी जो है, यहाँ से क्वेश्चंस आरपीएससी के मेंबर के द्वारा काफी पूछे गए हैं, क्योंकि यहाँ से कैंडिडेट ज्यादा बिलोंग करते हैं ऐसा ही इंटरव्यूज में, ऐसा मेरा देखने को मिला है। मैं आपको बता दूं, राजस्थान में थार मरुस्थल जो है विश्व का 10वां बड़ा थार मरुस्थल है, जो कि 60% भाग जो है राजस्थान में थार मरुस्थल स्थित है। और यह मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप से लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और थार मरुस्थल के बारे में थोड़ी और मैं चर्चा आपसे करूं तो थार मरुस्थल जो है राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ पे मोस्ट ऑफली मरुस्थली क्षेत्र है और वहाँ की जलवायु जो है काफ़ी यहाँ पे शुष्क प्रकार की मानी जाती है और बारिश का जो बरसना है वहाँ पे काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो भारत के स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन के द्वारा यहाँ पे चलाया जाता है? यानी भारत की जो स्थल की आकृति जो है, जो मानचित्र में लिखा गया है, वो किस संगठन के द्वारा यहाँ पे चलाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा यहाँ पे स्थलाकृति यहाँ पे चलाया जाता है भारत के मानचित्र में। और उसके बाद में अगर भारतीय सर्वेक्षण विभाग की अगर बात करूं तो इसकी स्थापना 1967 ईस्वी में यहाँ पे की गई थी। और इसका मुख्य कार्य यही रहता है कि जो भी नए नए इन्वेंशंस होते हैं, डिस्कवरीज होती हैं, या फिर जो भी भूमि रिलेटेड जो एक्सकेवेशंस होते हैं, खोजकर्ता जो होते हैं, वो यहाँ पे इसके द्वारा यहाँ पे सर्वेक्षण विभाग के द्वारा जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो लौह तत्व मात्रा के आधार पर कौन सा लोहा सबसे बेस्ट यानी कि सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो मैं आपको बता दूं, सबसे अच्छे लोहे के कंटेंट जो होते हैं वो अपने मैग्नेटाइट्स में होते हैं, जो कि एक लोहे का एक एसिड माना जाता है, ओर्स माना जाता है। उसके बाद में मैग्नेटाइट्स के बाद में हेमेटाइट्स अपन कहते हैं, उसके बाद में लेमोनाइट्स कहते हैं, फिर लास्ट सीडेराइट भी यहाँ पे माना जाता है। इन सभी की गुणवत्ता थोड़ी कम यहाँ पे हो जाती है, सबसे ज़्यादा गुणवत्ता जो रहती है वो मैग्नेटाइट की रहती है, उसके बाद में हेमेटाइट और लेमोनाइट, उसके बाद में सेडेराइट की गुणवत्ता जो है काफ़ी यहाँ पे अच्छी मानी जाती है लोहे एस के रूप में, लोहे के अंदर। और ये सभी जो है लोहे के एस के रूप में जाने जाते हैं, जो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं किसी भी कंडक्टर की डिज़ाइंस करने में। यानी इनकी कंडक्टिविटी जो होती है, इसमें जो विद्युत का प्रवाह जो होता है वो भी काफ़ी ईजिली हो जाता है, क्योंकि इसमें लोहे के कंटेंट्स काफ़ी अच्छे पाए जाते हैं। और ये लोहे के अगर इसी की बात करें तो काफ़ी बार इसको आप लोगों ने देखा होगा, कंडक्टर के रूप में भी इसको, यानी चालन के रूप में भी इसको काफ़ी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा था? यानी राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था तो लगभग यहाँ पे कितना दिन इसमें लगा था? तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान के एकीकरण में लगभग यहाँ पे 8 वर्ष 7 महीने 14 दिन यहाँ पे लगे थे। अगर मैं दिनों की बात करूं तो 3144 दिन जो हैं वो टोटल यहाँ पे राजस्थान के एकीकरण में लगे थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की 8वीं धारा या फिर 8वें अनुच्छेद में देशी रियासतों को आत्मनिर्णय का अधिकार यहाँ पे दिया गया था राजस्थान में। उसके बाद में एकीकरण हेतु 5 जुलाई 1947 को रियासत सचिवालय की स्थापना भी की गई थी। यानी जब एकीकरण हुआ था तो 5 जुलाई 1947 में रियासत सचिवालय की स्थापना यहाँ पे की गई थी। उसके बाद में अगर बात करें तो इसके जो रियासत सचिवालय के जो अध्यक्ष जो हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और सचिव की बात करें तो वीपी मेनन इसके थे। सबसे ज़्यादा राजस्थान के एकीकरण में अगर हाथ की बात करें तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई का जो नाम है काफ़ी यहाँ पे चर्चा में रहता है, उनके द्वारा यहाँ पे राजस्थान का एकीकरण यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर अपन बात करें
तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे, मेंबर के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तिमनगढ़ दुर्ग जो है राजस्थान के किस जिले में स्थित है और इसकी मुख्य विशेषता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, तिमनगढ़ दुर्ग जो है वो मुख्यतः यहाँ पे यादव वंश के द्वारा, यहाँ पे जो यादव वंश के शासक जो थे तिमनपाल के द्वारा यहाँ पे बनवाया गया था। और ये मुख्य रूप से साम्राज्य बयाना पर दिल्ली के शासकों का अधिकार हो गया था, तब ये बनाया गया था। और तिमनगढ़ दुर्ग जो है वो बयाना से कुछ दूरी पे स्थित है, यानी आप लोग कह सकते हो तिमनगढ़ जो है भरतपुर के बयाना एरिया में स्थित है, जो कि दिल्ली से काफ़ी कम दूरी पे है, लेकिन करौली जिले के क्षेत्र में पड़ता है। लेकिन ये मोस्ट ऑफली करौली क्षेत्र में पड़ जाता है, यानी इसके बॉर्डर पे पड़ जाता है। इसे तेहनगढ़ या फिर तोहनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तिमनगढ़ दुर्ग जो है वर्तमान में घने जंगलों के बीच यहाँ पे निर्जन अवस्था में पड़ा हुआ है, यानी काफ़ी अस्त व्यस्त अवस्था में ये पड़ा हुआ है। इसी दुर्ग में मूर्ति और जानवरों के अंग तस्कर वामन नारायण धिया के द्वारा अपने मुख्य केंद्र के कारण यहाँ पे जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर अपन बात करें तो आपके स्क्रीन पे जो आ रहा है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। मेवाड़ का गांधी किसे जाना जाता है, यानी मेवाड़ के गांधी कौन जाने जाते हैं। तो मैं इसके राइट आंसर की अगर अपने बात करें तो यहाँ पे माणिक्यलाल वर्मा जो है वो राजस्थान के जाने जाते हैं। माणिक्यलाल वर्मा का जन्म जो है 1897 में बिजोलिया ठिकाने में के स्थित एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनकी शिक्षा समाप्त कर बिजोलिया ठिकाने की नौकरी करने के लिए इनको यहाँ पे नियुक्त किया गया था। विजय सिंह पथिक की प्रेरणा से इन्होंने ठिकाने की नौकरी भी छोड़ दी थी, यानी बिजोलिया ठिकाने जो ठिकाना था उसकी ये नौकरी करते थे, वहाँ पे नौकरी करते थे। और विजय सिंह के प्रेरणा से इन्होंने नौकरी छोड़ी थी और किसान आंदोलन में सम्मिलित हो गए थे, यानी किसान आंदोलन जब शुरू किया गया था तो उसमें ये शामिल हो गए थे और जो बिजोलिया में ठिकाने की नौकरी इन्होंने छोड़ दी थी। उसके बाद में इन्होंने अपने भाषण व कविता द्वारा किसानों की जागृति यहाँ पे पैदा की और किसानों पे विभिन्न प्रकार के जो अत्याचार हो रहे थे, विभिन्न प्रकार के जो कर उनसे लिए जाते थे, उसके खिलाफ इन्होंने एक बड़ी आवाज़ भी उठाई। और हालांकि उसका बेनिफिट भी यहाँ पे देखने को मिला, काफ़ी लाभ भी यहाँ पे किसानों को इसका देखने को मिला। हालांकि वहाँ के जो शासक थे, वहाँ के जो जमींदार जो थे, वो उनका काफ़ी यहाँ पे शोषण किया जाता था और जो यहाँ के शासक जो थे वो इनके द्वारा जो भी जमीन होती थी उसके ऊपर काफ़ी प्रकार के कर, उनकी शादियों पे कर, चमड़ी कर, तलवार बंधाई कर, काफ़ी प्रकार के यहाँ पे कर इनसे लिए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर शॉर्ट किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ये जो कैंडिडेट है इनका जो इंटरेस्ट है वो क्रिकेट से है, जो कि इनसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एग्रीकल्चर शॉर्ट क्रिकेट से संबंधित है। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन जो है आपकी हॉबीज से जो स्पोर्ट्स आप नाम ले रहे हो सकता है कि वहाँ से कुछ ऐसा क्वेश्चंस आपसे पूछा जाए जो आपको भी ध्यान हो। क्रिकेट से संबंधित ये कैंडिडेट थे जिनकी हॉबीज क्रिकेट थी, तो वहाँ से इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। हो सकता है कि आप अपना जो स्पोर्ट्स है वो अलग हो तो अलग आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी क्या है और इसका उपयोग मुख्यतः कहाँ पे किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है जो हाल ही में यहाँ पे चर्चा में भी था और ये आपको नॉलेज में भी होना चाहिए और आपको इसका आंसर भी आना चाहिए। मैं आपको बता दूं क्रायोजेनिक की जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें निम्न तापिक या फिर तुषार जनिक या फिर प्रशीतन भौतिकी की वह शाखा होती है जिसमें अत्यंत निम्न ताप उत्पन्न करने व उसके प्रयोगों का अध्ययन यहाँ पे किया जाता है। और इसमें क्रायोजेनिक यूनानी शब्द एक क्रायोस से बना है जिसका अर्थ ये होता है कि शीत यानी बर्फ की तरह यहाँ पे शीतल। यह शाखा जो है तापमान पर काम करती है और इसके अगर तापक्रम की बात करें तो -150 डिग्री सेल्सियस या फिर आप कह सकते हो -248 फ़ारेनहाइट इसका होता है या फिर 123 जो है केल्विन इसका टेम्परेचर होता है। यानी क्रायोजेनिक्स जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें जो टेम्परेचर होता है काफ़ी लो होता है, काफ़ी नेगेटिव होता है, यानी काफ़ी कम टेम्परेचर्स पे भी ये टेक्नोलॉजी जो होती है भौतिक साइंस की एक पे कार्यरत रहता है, जिसपे मोस्ट ऑफली जो रॉकेट्स होते हैं, जो मिसाइल्स होती है, इसी पे वर्किंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे तो इंटरनेशनल पुलिस कौन सी होती है और मुख्यतः इसका कार्य क्या होता है और उसका नाम क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं इंटरनेशनल पुलिस जो होती है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में कार्य करती है और मोस्ट ऑफली आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा इंटरपोल करके, यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है, जिसको आप मोस्ट ऑफली इंटरपोल नाम से भी जानते हैं। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो फ्रांस के लियोन सिटी में इसका हेडक्वार्टर स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे तो भारतीय संविधान के बारे में आप क्या जानते हैं, यानी भारत के संविधान जो है आपको उसके बारे में क्या जानकारी है। आपको सिंपली शॉर्ट एंड स्वीट अक्षरों में इसका आंसर देना है, घुमा के इसका आंसर नहीं देना आपको। तो मैं आपको बता देता हूं जो आपको याद रखना है। भारतीय संविधान जो है भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 में पारित हुआ था और 26 जनवरी 1950 में प्रभाव रूप से ये लागू किया गया था। यह दिन अगर बात करें तो 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में भी यहाँ पे मनाया जाता है, यानी कि घोषित किया गया था 26 नवंबर को। और इसका लागू की बात करें तो 26 जनवरी को ये लागू किया गया था। इसी उपलक्ष्य में 26 जनवरी का दिन जो है भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में बनाया जाता है। तो ये अपने पास में जो है इसकी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। हालांकि आप लोग भारतीय संविधान के बारे में ये भी कह सकते हो कि अपने भारतीय संविधान जो है काफ़ी लेंथी है और काफ़ी बड़ा और काफ़ी इजी वे में लिखा गया है। बाकी अदर कंट्रीज जो भी हैं इतना बड़ा संविधान उनका नहीं है। उसके बाद में आप लोग ये भी कह सकते हो कि इस संविधान में जो कार्य प्रणाली जो है वो संसदीय प्रणाली यूज की जाती है, संसदीय प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में बताओ, यानी भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है, जो प्रीएम्बल है, उसके बारे में आपकी क्या राय है और आपको उसके बारे में शॉर्ट एंड स्वीट्स में बताना है। मैं आपको बता दूं भारतीय प्रस्तावना जो है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करने यानी प्राप्त करने के लिए जो भी उनमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बद्धता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प हो गए अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 में इसको लागू किया गया था। जिसमें आप लोग कह सकते हो कि इसमें जो 2006 विक्रमी संवत में इसको लागू किया गया था और इसका जो कार्य जो स्टार्ट जो हुआ था वो 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था और ये बनके तैयार 26 नवंबर 1949 में हो गया था। तो ये सभी क्वेश्चन जो हैं ये इंडियन पॉलिटिक्स के हैं। हो सकता है कि इसका आंसर आप एक अच्छी वे में दे सकते हो, तो आप लोग दिए गए कमेंट बॉक्स में इससे अच्छे आंसर भी देने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपकी भी एक्सरसाइज हो और आपको भी नॉलेज हो। और मैं आपको बता दूं ये सभी क्वेश्चन जो है मेंबर के द्वारा ही पूछे गए हैं। जो ये कैंडिडेट जो है वो पॉलिटिक्स साइंस से बिलोंग करते हैं, तो पॉलिटिक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हो सकता है आपका अदर सब्जेक्ट्स हो तो अदर आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रामचरितमानस उपन्यास जो है वो किसके द्वारा यहाँ पे लिखा गया है। ये काफ़ी बड़ा उपन्यास है और काफ़ी अच्छा फेमस भी उपन्यास है। इसके जो रचयिता हैं वो गोस्वामी तुलसीदास है जिनके द्वारा रामचरितमानस उपन्यास लिखा गया था। तो ये अपने पास में थी आज की डिस्कस। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं आपको बता दूं अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करें। और आपको जिस क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी के आंसर में कन्फ्यूजन है तो आप लोग दिए गए कमेंट बॉक्स में राइट आंसर भी दे सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोज़ को शेयर भी कीजिएगा ताकि आपका हमें सपोर्ट मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।